यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो मेरा दिल पुकारा नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हुसनैन रज़ा मीर के वालिदैन की डेथ हो चुकी थी, जो उनके लिए करोड़ों का वर्सा छोड़ कर गए थे। हुसनैन रज़ा मीर बहन भाइयों में बहुत बड़े थे। उनसे छोटी उनकी बहन सफ़िया थी, जो शादी के बाद अपने घर में आबाद थी। उनसे छोटे फुरकान रज़ा मीर थे, जिनकी शादी के कुछ महीने बाद उनकी बीवी एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद बहन भाइयों के बार बार कहने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी बीवी से उनकी 3 औलादें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। हुसनैन रज़ा मीर ने पहली शादी अपने वालिदैन की मर्ज़ी से अपनी यतीम मामूज़ाद अस्मा बेगम से की थी, जिनसे इतने साल औलाद ना होने की वजह से इन्होंने औलाद की ख्वाहिश में दूसरी शादी अपनी चचाज़ाद हाजरा बेगम से की थी। हाजरा बेगम एक बहुत ही तेज़ खतून थी। हाजरा बेगम ने आहान रज़ा मीर को जन्म देकर हुसनैन रज़ा मीर और इसकी पूरी हवेली अपने कब्ज़े जमा ली थी। कुछ अरसे बाद अस्मा बेगम के यहाँ हिना और फिर हफ्सा का जन्म हुआ था, लेकिन वो हुसनैन रज़ा मीर को बेटा नहीं दे पाई थी और ना ही कभी हाजरा बेगम जैसा मुकाम हासिल कर पाई थी। हाजरा बेगम ने उनकी और उनकी बेटियों की हैसियत हवेली में मुलाज़मों के बराबर ही रखी हुई थी। वो हर वक्त इन्हें किसी न किसी तौर पर बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के चक्करों में लगी रहती थी। आहान शुरू से ही बहुत एहसास तबीयत का मालिक था। घर का माहौल इसे बहुत डिस्टर्ब करता था। कुछ हाजरा बेगम की तरबियत का असर था, वो काफ़ी हद तक ज़िद्दी और हट दर्म हो गया था। इस सारे माहौल से तंग आकर वो ज़्यादातर हॉस्टल में रहने लगा था, जहाँ वो काफ़ी बुरी सोहबत का शिकार हो चुका था। फिर कुछ अरसे बाद लंदन में तालीम हासिल करने के बाद वो घर वापस जब घर लौटा तो घर का माहौल अभी भी वैसा ही था, बल्कि अब तो अस्मा बेगम के साथ साथ उनकी बेटियों को भी टॉर्चर किया जाता था। ये सब देखना अब मज़ीद आहान के बस में नहीं था। उसने हुसनैन रज़ा से कहकर अस्मा बेगम को हवेली में एक अलग पोर्शन दिलवा दिया था, जहाँ और तो नहीं लेकिन वो हाजरा बेगम के हर वक्त के तानों से महफूज थीं। उनके हालात देखकर आहान अस्मा बेगम और अपनी दोनों बहनों से काफ़ी करीब हो गया था और अपनी सगी माँ की हरकतों ने उसे उनसे काफ़ी दूर कर दिया था। ये सब देखकर हाजरा बेगम ने अस्मा बेगम को मज़ीद तकलीफ पहुँचाना शुरू कर दी। वो समझती थी कि अस्मा बेगम उन्हें उनके बेटे से दूर कर रही हैं। इस वजह से उन्होंने हिना का रिश्ता एक काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स से तय करवाया था। आहान को जैसे ही अफसा के ज़रिए पता चला तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा था और उन दोनों को ये सब करने से बाज रखा था। अस्मा बेगम को शुरू से ही आहान बहुत प्यारा था और अब उसके इतना ख्याल और इज्जत देने पर मज़ीद अजीज़ हो गया था। डॉक्टर इस्माइल, ये आपके लिए आया है। इस्माइल सिद्रा के साथ वार्ड का राउंड लेकर वापस आ रही थी, जब नर्स ने उसके पास आते सुर्ख गुलाब का फ्रेश बुके उसकी तरह बढ़ाया। मेरे लिए? किसने भेजा? इस्माइल हैरत से बुके थामती हुई बोली, जब नर्स लाइल्मी से सर हिलाती आगे बढ़ गई। वैसे जिसने भी भेजा है बहुत खूबसूरत है, सिद्रा फूलों की खुशबू सूंघते हुए बोली। इस्माइल बुके को ऊपर नीचे करके देख रही थी कि बेचने वाले ने कुछ तो रखा होगा बीच में। उसने ज़ोर से हिलाया जब उसमें से एक छोटा सा कार्ड निकलकर नीचे गिरा। बुके का कार्ड उठाते इस्माइल ने खोलकर देखा। कार्ड पर लिखे अल्फाज देखकर इस्माइल ने नागवारी से बुके को उठाकर पास पड़े डस्टबिन में डाल दिया। ये क्या किया तुमने? दिखाओ मुझे क्या लिखा है इस पर इस्माइल ने जो कार्ड के जो भी टुकड़े करने वाली थी सिद्रा के हाथ से ले लिया। आहान रज़ा मीर की तरफ से पहला नज़र। इससे पहले कि सिद्रा आगे बढ़ती, इस्माइल कार्ड उसके हाथ से छीनकर टुकड़ों में तकसीम करके डस्टबिन में फेंकती आगे बढ़ गई। ये शख्स समझता क्या है खुद को, घटिया लोफर। इस्माइल गुस्से से स्टाफ रूम से अपने पर्स उठाती बड़बड़ाते हुए बोली,
जो इस वक्त उसका फ़ोन बजा। गुस्से में बिना अनजान नंबर पर गौर किए इस्माइल ने फ़ौरन कॉल अटेंड करते कान से लगाया। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो और कैसा लगे मेरे फ्लावर्स। फ़ोन स्पीकर से उभरती आवाज़ सुनते इस्माइल ने गुस्से से दांत पीसे। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतने फजूल लफ्ज़ों से पुकारने की। इस्माइल स्टाफ रूम से निकलती गुस्से से बोली, नंबर क्या, मैं तो तुम्हारा सारा बायोडाटा मालूम कर चुका हूँ। डॉक्टर गुलशन कॉलोनी में रहती हो, वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम हैं, 2 छोटे बहन भाई हैं, हुमा और आहद, और सच में होने वाली सासू माँ का जिक्र करना तो भूल ही क्या, वो एक घरेलू सादा सी खातून हैं। और रही बात ऐसे पुकारने की, तो अब बंदा अपनी होने वाली बीवी को और कैसे पुकारे। कोई अच्छा तरीका है तुम्हारे पास तो वो ट्राई कर लेता हूँ। आहान तफसील से उसकी बात का जवाब देते हुए इसे मज़ीद तपा गया। ये क्या बकवास है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। इस्माइल उससे उस तरह सब लोग घर वालों के बारे में सुनकर घबराते हुए बोली। वो इसकी सोच से भी बढ़कर शातिर साबित हुआ। शायद वो इसे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रही थी। फिर किसी की सोच पूरी होती है। और हाँ, आइंदा ये रेड कलर पहने नज़र ना आओ तुम मुझे। इस कलर में तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। इस्माइल चलती हुई बाहर आ चुकी थी जब आहान की बात पर इसने जल्दी से इधर उधर देखा। जब उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़ी ब्लैक शीशों वाली मस्जिद पर पड़ी। इस तरह मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, अगर मैं सामने आ गया तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा। वैसे भी इस कलर में जितनी खूबसूरत तुम लग रही हो, मुझे खुद पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आहान उसकी इर्द गिर्द देखने वाली हरकत पर चौकट करते हुए बोला, तुम एक इंतहाई पागल और बेशर्म इंसान हो। ऐसी बेहुदा बातें अपनी गर्लफ्रेंड से करो जाकर, ताकि कोई फ़ायदा भी हो, और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। इस्माइल इसकी बातों से गुस्से से सुर्ख होती हुई फ़ोन बंद करके पर्स में रखती वहाँ से हट गई, क्योंकि वाकई इस शख्स का कोई भरोसा नहीं था, अभी गाड़ी से निकलकर सामने ही आ जाए। वो घर आकर बगैर खाना खाए सीधी अपने रूम में आ गई और तब से मुसलसल कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। सिद्रा का नंबर देकर उसने कॉल रिसीव की। इस्माइल, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल से इस तरह क्यों आ गई? यार, उसने बुके ही तो भेजे हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? कब तक वो ऐसे करेगा? जब तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। सिद्रा उसे समझाते हुए बोली, सिद्रा, ये शख्स ऐसे टलने वाला नहीं है। तुम नहीं जानती हो वो मेरे बारे में एक एक बात मालूम करवा चुका है। मुझे ये नज़र रखे हुए है वो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाबा हार्ट पेशेंट है, इन्हें मैं किसी सूरत में कोई टेंशन नहीं दे सकती, और मामा तो वैसे ही हर बात की इतनी टेंशन लेती हैं। अभी तो वैसे ही घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है, तुम जानती तो हो ना। इस्माइल शदीद परेशानी से बोली। कह तो तुम ठीक रही हो, बात तो वाकई ही परेशानी वाली है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास, क्या पता काम आ जाए। सिद्रा कुछ सोचते हुए बोली। हाँ बताओ ज़रा जल्दी। इस्माइल जल्दी से बोली। अब अगर अगली बार उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो उसे साफ लफ्ज़ों में बता देना कि तुम अंगेज्ड हो और बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। सिद्रा की बात पर इस्माइल एक पल के लिए खामोश हो गई। तुम्हें क्या लगता है मेरा ऐसा कहने से वो पीछे हट जाएगा? अब मैं ये तो नहीं कह सकती, पर ट्राई में क्या हर्ज है, क्या पता पीछे हट जाए। ओके, देखती हूँ फिर मैं, बस इस फजूल शख्स से जान छूट जाए मेरी। इस्माइल नागवारगी से बोली। वैसे तुम भी एक अजीब ही लड़की हो। बाकी लड़कियां जिस बंदे का पीछा करती हैं, जिसके ख्वाब देखती, तुम इससे पीछा छुड़वाती हो। सिद्रा इसे छेड़ते हुए बोली। तो ये बंदा उन्हीं लड़कियों को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे फजूल। इस्माइल इसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली थी। बात सुनो लड़की, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी पुप्पो आई बैठी हैं और तुम मुंह उठाकर अपने हुजरे में घुसी जा रही हो। जाओ कुछ लेकर आओ उनके लिए। हीना जो सर झुकाए अपने पोषण की तरफ जा रही थी, हाजरा बेगम की चंगाड़ी आवाज़ पर पलटकर उनकी तरफ देखा, जो सफीना बेगम और उनके बेटे आरफीन के साथ बैठी थी। हाजरा बेगम ने अब ये अपनी आदत बना ली थी कि हर आगे आगे के सामने इन्हें ऐसे ही जलील करना है। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ किचन में।
हाजरा बेगम एक बार फिर हकारत से उसकी तरफ देखते हुए बोली। जब हिना खामोशी से सर झुकाए किचन की तरफ बढ़ गई थी। यहाँ हर काम के लिए 10-10 मुलाजिम मौजूद थे, लेकिन हाजरा बेगम जानबूझकर इन्हें नीचा दिखाने के लिए सब करती थी। वैसे भाभी, बहुत अच्छे से सीधा कर कर रखा है आपने इनको। सफिया बेगम की बात पर हाजरा बेगम मुस्कुराई। अब उन लोगों का किस्सा शुरू कर चुकी थी। जब आरफीन ने तासीब से उन दोनों को देखा, लेकिन उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा, क्योंकि इन दोनों के सामने उनकी साइड लेकर वो मज़ीद कोई नया ड्रामा नहीं खड़ा करना चाहता था। आरफीन की नज़रें बार बार भटककर किचन की तरफ जा रही थी, जहाँ कुछ देर पहले हिना नम आंखों के साथ गई थी। उसे हिना बचपन से ही बहुत पसंद थी, लेकिन चाह कर भी वो अपनी माँ के सामने अपनी पसंदीदगी बता नहीं सकता था, क्योंकि वो भी इन लोगों को इतना ही नापसंद करती थी जितना हाजरा बेगम। अब वो बस अल्लाह से ही बेहतरी की दुआ कर सकता था। डॉक्टर इस्माइल कोई पेशेंट है? डॉक्टर उस्मान के ऑफिस में बैठा है। डॉक्टर उस्मान ने आपको बुलाने के लिए कहा है। नर्स के पैगाम पर वो सर हिलाती हुई ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक करती वो अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर उस्मान की चेयर्स तो खाली पड़ी थी, लेकिन सामने वाली कुर्सी पर उसे कोई बैठा नजर आया, जिसे वो आगे बढ़े। सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिमाग एक पल के लिए घूम गया, जो मज़े से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था। उस पर गुस्से भरी निगाह डालकर बगैर कुछ कहे इस्माइल वहाँ से वापस पलटी, जब आहान ने सराहत से उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं रोका। खड़ा हुआ था और इसके सामने आया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की डॉक्टर साहिबा, पहले अपने मरीज़ का चेकअप तो कर लें। उसकी आंखों में झांकते हुए वो मायनी खेत से बोला। छोड़ा मेरा हाथ, मुझे तुम जैसे फजूल और घटिया इंसान से कोई बात नहीं करनी। इस्माइल गुस्से से हाथ छुड़वाते हुए बोली, जब उसकी बात पर आहान ने इसके बाजू को झटका देकर खुद के करीब किया। अगर मैं तुम्हारी हर बात आराम से सुन लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलो। मेरी नरमी से बात करने का तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। आहान सख्ती से बोला। तो किसने कहा है तुम्हें कि आकर मुझसे बात करो? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? इस्माइल पीछे की तरफ हुई उसके अंदाज में बोली। उस दिन बताया तो था कि क्या चाहता हूँ मैं। आहान उसके गुस्से से लाल होते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। मैं तुम जैसे इंसान से किसी सूरत शादी नहीं करूँगी, और तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए तुम्हें बता दूँ कि मैं अंगेज्ड हूँ और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, इसलिए शराफत से मेरे रास्ते से हट जाओ। इस्माइल उससे अपना हाथ छुड़वाती उसे वार्न करते हुए लहजे में बोली, जब उसकी बात और अंदाज पर आहान ने ज़ोर से कहका लगाया, जैसे इस्माइल ने उससे शादी की खबर नहीं कोई जोक सुनाया हो। इस्माइल ने हैरत से आहान की तरफ देखा था। मेरी मासूम सी डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस बात से मैं परेशान हो जाऊंगा और ऐसे बोलूँगा? आहान उसके हैरान चेहरे की तरफ देखता ज़रा संजीदगी से बोला, तुम्हें मैंने क्या कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो? तो तुम्हें क्या लगा तुम्हारे मामले में मैं इतना बेखबर हूँ कि एक एक बात का इल्म है मुझे, और जो बात चल रही है तुम्हारे घर में वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब वो मज़ीद बात करता, लेकिन सेल फोन पर आती इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से नरमी से इसका गाल छूता वहाँ से चला गया। आहद उस तरफ बहुत रश है, अकेले मत जाओ आपी, मैं अभी आता हूँ। हुमा आहद को रोड के करीब खड़े आइसक्रीम वाले के पास जाते हुए देखकर बोली। वो लोग इस्माइल के साथ शॉपिंग के लिए आए हुए थे। इस्माइल इन्हें वहीं बाहर रुकने का कहकर सिद्रा के साथ दोबारा किसी काम से अंदर गई थी। जब आहद आइसक्रीम देखकर इसकी तरफ भरा, कुछ नहीं होता, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आपी के आने से पहले वापस आ जाऊँगा। हुमा को जवाब देते वो जल्दी से आगे चला गया। यार आहान, आज कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई तुमसे, इतने दिनों से कहाँ थे? हमाद आहान से बातें करते हुए खुश दिली से बोला, मैं तो इधर ही था। तुम्हें क्या लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हूँ? आहान उसकी तरफ मज़ीद मुस्कुराहट उछालते हुए, जिस पर हमाद डिटाई से मुस्कुराया। मतलब तुम इतने गाफिल भी नहीं हो जितना बनते हो। 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान आई है, शायद किसी इवेंट के सिलसिले में बहुत ज़िद कर रही है तुमसे मिलने की। हमाद इसे टॉप मॉडल सोफिया के बारे में बताते हुए बोला, जो आहान रज़ा मीर की दीवानी थी।
میں نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ احان سرد نگاہ حماد پر ڈالتے ہوئے بولا۔ کیا تم اس کی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ کتنی بار وہ تم سے معافی مانگ چکی ہے؟ حماد ایک بار پھر اس کی حمایت میں بولا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کسی کو معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں، اور اس کی سزا یہی ہے کہ میں اس کی شکل بھی کبھی نہ دیکھوں، اور نہ ہی ابھی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے اسے ڈسکس کروں۔ گڈ بائے۔ احان ابھی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگا جب سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ او شٹ! سامنے سے وہ لڑکا اپنی ہی مستی میں چل رہا تھا جب پیچھے سے ڈرائیور سے بے قابو ہوتا ٹرک اس کے قریب بڑھا۔ وہ گاڑی کو وہیں چھوڑتا ہوا اس طرف بھاگا تھا۔ احد سائڈ پر تھا۔ ہما احد کی طرف دیکھ کر زور سے چلائی۔ احد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک اس کے بالکل قریب پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹرک اس سے ٹکراتا کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا۔ احان احد کو پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے پاس کھڑی گاڑی سے ٹکرایا اور احد نے اس کا دوسرا بازو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ ڈر کے مارے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو؟ احان اس کے سفید پڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا جب احد نے ہولے سے سر ہلایا۔ احد تم ٹھیک ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ ہما روتے ہوئے احد کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بھائی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ ہما کی طرف دیکھتے تشکر بھرے لہجے میں بولا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگ کیئرفل رہیں، اتنے رش والی جگہ پر یوں لاپرواہی دکھانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ احان نرمی سے اس کو جواب دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں تم لوگوں کو وہاں ڈھونڈ رہی تھی اور تم لوگ یہاں کھڑے ہو؟ اشمیل ان کو وہاں کھڑے دیکھ کر قریب آتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ ہما تم رو کیوں رہی ہو؟ اشمیل ان دونوں کو اترتی شکلیں دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ جب ہما نے نظریں نیچے کیے اسے ساری بات بتائی۔ کیا احد میری جان تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی تم لوگوں کو؟ منع کیا تھا نا وہاں سے کہیں مت جانے کو؟ اشمیل فکر مندی سے احد کو ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ وہ پہلے ہی اتنے ڈرے ہوئے تھے، تم انہیں مزید کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ہما نے احد کو بچاتے ہوئے کب سے خاموش کھڑی سدرا اشمیل کو ٹوکتے ہوئے پوچھتے ہوئے بولی۔ وہ ادھر لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ہما اس طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، اللہ اس شخص کو اس کی نیکی کا اجر دے۔ اشمیل احد کا ہاتھ تھامی اس کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سدرا آج مجھے گھر جلدی جانا ہے، احد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سر عثمان سے بات کر لی ہے، باہر موسم بھی خراب ہے اس لیے میں ابھی نکل رہی ہوں۔ لیکن تم جاؤ گی کیسے؟ ہاسپٹل کی وین کا ٹائم تو 1 گھنٹے بعد ہے۔ ہاں جانتی ہوں، ٹیکسی کر لوں گی، اشمیل سدرا کو بتاتے ہوئے جلدی جلدی اپنی چیزیں لیتی وہاں سے نکلی۔ اشمیل نے ابھی بلڈنگ سے باہر قدم رکھا تھا جب ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی اور نہ ہی قریب کوئی ٹیکسی نظر آئی۔ یہاں کھڑے ہو کر ویٹ کرنے سے بہتر ہے، اس نے تھوڑا آگے چل کر ٹیکسی دیکھنے کا سوچا اور ہاسپٹل سے تھوڑا سا آگے بڑھی۔ جب ٹیکسی تو نہ ملی لیکن اچانک سے بارش کافی تیز ہوئی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے اپنے قدم پھر سے نہ رکنے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ احان رضا میر گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے کی وجہ سے اشمیل کو مجبوراً رکنا پڑا، ورنہ سر ضرور اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا جاتا۔ میرے رستے سے ہٹو، میں یوں کسی بھی ارے گہرے کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی، اشمیل سرد تاثرات کے ساتھ بولی۔ ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہے کیا؟ خاموشی سے بیٹھو گاڑی میں، سب لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، جو کہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ احان نے ایک نظر اس کے بھیگے وجود پر ڈالی اور اس کے کپڑے بالکل گیلے ہو کر جسم سے چپک چکے تھے۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں اشمیل پر پڑی۔ دیکھو احان کی کشادہ پیشانی پر موجود سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اسے اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ احان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا جب وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حق جتانے والے؟ کس حق سے مجھے چھوتے ہو، میرے قریب آتے ہو؟ تم بھی میرے نام محرم ہو جیسے یہ باقی سارے لوگ، پھر کیوں بیٹھوں میں تمہاری گاڑی میں؟ وہ احان رضا میر تھا جس کے ایک اشارے سے لوگ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی اس کی بات سے انکار کرے، اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے، دوبارہ بولنے کے لائق نہیں بچتا۔ لیکن یہ لڑکی اس کی کمزوری بن چکی تھی جس کا اتنا چیخنا چلانا وہ آرام سے برداشت کر لیتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، لیکن وہ احان رضا میر کو پہلی نظر میں بھا گئی تھی۔
किसी सूरत में भी वो इसे हासिल करना चाहता था और इस बात का जवाब भी बहुत जल्द मिल जाएगा तुम्हें, मगर इस वक्त तो तुम मेरी गाड़ी में बैठना ही होगा। इश्माइल को मजीद कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर इसे बाजुओं से पकड़कर घसीटकर गाड़ी में डाला और फौरन से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी लॉक कर दी। कोई फ़ायदा नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, ये दरवाज़ा मेरी इजाज़त के बगैर नहीं खुलेगा। उसे मुसलसल गाड़ी के दरवाजे से जोर आजमाई करते देख आहान गहरी नज़र उस पर डालता हुआ पुरस्कून लहजे में बोला। इश्माइल इसकी गहरी और बेबाक नज़रों पर खुद पर महसूस करते खुद में सिमटी थी। वो दुपट्टे को मजीद खुद पर ठीक करती दरवाजे के करीब चिपक कर बैठी और इसकी एहतियाती तदबीर पर शदीद मूड ख़राब होने के बावजूद भी आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। थोड़ी देर पहले उसकी बातों पर गुस्सा आया, अब शायद ख़त्म हो चुका था। आहान अपनी ही कैफियत पर उलझा था। वो समझे से कासिर था इस लड़की को सामने देखकर वो क्यों ऐसा हो जाता है। इसकी इतनी सख्त बातों के बावजूद भी इसे कुछ नहीं कहता। वो ऐसा तो कभी नहीं था। अपनी सोचों के झटके में आहान ने तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज की। शदीद बारिश की वजह से गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब सामने से एक गाड़ी बहुत स्पीड से क्रॉस करती गुजरी थी। अगर आहान जल्दी से गाड़ी को लेफ्ट साइड पर ना मोड़ता तो टकराव यकीनी था। इस जोरदार झटके की वजह से इश्माइल का सर आहान के कंधे से टकराया और दूसरे हाथ से बेख्तियारी में इश्माइल ने इसके बाजू को थामा था। अगर वो ऐसा ना करती तो वापस गाड़ी के डोर से सर टकराकर ज़रूर तड़वा बैठती। गाड़ी को नॉर्मल पोजीशन में लाते आहान ने अपने साथ लगी इश्माइल की तरफ देखा। जब इश्माइल जल्दी से पीछे हुई और सीधी होकर बैठी। देख लो डॉक्टर साहिबा, अब तुम खुद मेरे करीब आई हो और बाद में फिर ना इल्ज़ाम लगाना मुझ पर कि मैंने कुछ किया। आहान उसके सुरख पड़ते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए मायने खेस बोला, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो मत चलाओ, दूसरों की जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है। या फिर उस दिन की तरह कहीं नशा तो नहीं किया हुआ, क्योंकि तुम जैसे आवारा मिजाज हवसप्रस्त इंसान से यही उम्मीद है। इश्माइल उसकी बात पर गुस्से से तईश होते हुए बोली। जब उसकी बात सुनते आहान ने ज़ोर से ब्रेक पर पाँव रखा और गाड़ी साइड पर रोकते हुए इसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें बहुत शौक़ है ना मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का? तो हाँ, मैं उस वक्त नशे में था और जानती हो एक नशी और हवसप्रस्त इंसान तो कुछ भी कर सकता है एक तन्हा लड़की के साथ। आहान बाजू से पकड़े इश्माइल को अपने बेहद करीब करते हुए बोला। इसकी गर्म सांसों से इश्माइल को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। इश्माइल को शिद्दत से अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इश्माइल उसे पीछे धकेलती हुई उसकी सख्त डिफर से इश्माइल को अपना बाजू टूटता हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ, अब लगाओ ना मुझ पर कोई नया इल्ज़ाम। इश्माइल को उससे आज पहली बार खौफ महसूस हुआ। वो वाकई उसके साथ कुछ भी कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान उसका बाजू छोड़ता हुआ सीधा हुआ और गाड़ी को हवा की स्पीड पर भगाते उसके घर के सामने रोकी, क्योंकि जितने गुस्से में वो इस वक्त था वो ज़्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। इश्माइल शुक्र अदा करती जल्दी से बाहर निकली। इसके उतरते ही आहान ने पहले से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाई। जब इश्माइल इसके जुनूनी अंदाज पर घबराती हुई घर में दाखिल हुई। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।